क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाइयों। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा इंट्रोडक्शन ही होता है और ये हमारा टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस टॉपिक का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या होगा इसमें, सारा बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का सारा पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। जो वर्ड है मैक्रो, ये आता है ग्रीक भाषा मैक्रोस से, मतलब लार्ज। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो स्टडी करती है इकोनॉमिक्स को एज अ होल। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज अ होल। 11वीं क्लास में पढ़ के आयो कि भाई ह्यूमन बिहेवियर को समझना एक लार्ज लेवल पे, बड़े लेवल पे स्टडी करना, साइंस की बड़ी लेवल पे डिमांड पढ़ना, बड़े लेवल पे देश की डिमांड क्या है, देश की सप्लाई क्या है, इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये आपके पूरी इकोनॉमी की ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस है, क्या वर्किंग है, उस पे फोकस करता है, ना कि किसी एक दुकान या एक कंज्यूमर की उस पे फोकस करे। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है लार्ज इकोनॉमिक वेरिएबल जो पूरे देश को प्रभावित करती है, उस पे ये फोकस करता है, ठीक है ना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या स्टडी करते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमी, मतलब पूरे इकोनॉमी का प्रॉब्लम पढ़ते हो, जैसे नेशनल इनकम, ठीक है ना, देश की इनकम, टोटल देश का उत्पादन कितना है, टोटल देश की एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, देश में कितना महंगाई का रेट चल रहा है, गरीबी दर क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम इंडिया की टोटल इनकम के बारे में बात करते हैं या कितनी बेरोजगारी की बात करते हैं, तो इसका मतलब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक एक ऐसी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो स्टडी करती है बिहेवियर एग्रीगेट लेवल पे इकोनॉमी को एज अ होल, ठीक है ना। एग्रीगेट्स, एग्रीगेट मतलब टोटल कंबाइंड वैल्यू ऑफ होल इकोनॉमी, एक इकोनॉमी का टोटल कंबाइंड वैल्यू इकट्ठा। एग्रीगेट मतलब सम, जोड़ दो जब आप किसी वैल्यू को। जैसे कि एग्रीगेट डिमांड यानी कि पूरे देश की डिमांड, पूरी इकोनॉमी की डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई मतलब पूरे देश की सप्लाई, ठीक है ना। नेशनल इनकम मतलब पूरे देश की, कंट्री की इनकम क्या है, कितना कमा रहे हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या टूल्स आते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप दो टूल के ऊपर स्टडी करते हो, एग्रीगेट डिमांड के ऊपर बात करते हो और एग्रीगेट सप्लाई। डिमांड मतलब एक जने या कैसे डिमांड, एग्रीगेट मतलब पूरे देश की डिमांड, पूरी इकोनॉमी की डिमांड, पूरी इकोनॉमी की सप्लाई क्या है। और ये टूल आपको समझने में मदद करते हैं विद द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, मतलब हमारे देश में कितनी कमाई, कितना रोजगार है, उसके हिसाब से कितनी डिमांड और कितनी सप्लाई है। 11वीं में आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, अब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, दोनों में फर्क क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है इंडिविजुअल इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से, एक अकेले पर्सपेक्टिव से, और ये एक पूरी इकोनॉमी को पढ़ती है। इसमें आप सिर्फ डिमांड सप्लाई की बात करते थे, यहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर बात करते हो। मकसद क्या है, मकसद आप ये पता लगाना चाहते थे कि एक गुड्स या उसके फैक्टर्स का क्या प्राइस है, मतलब कौन से फैक्टर है जो प्राइस को अफेक्ट करते हैं, और एक गुड्स का प्राइस कैसे निकाला जाता है, ये आप बात करते थे। यहां पर आप ये सब बातें नहीं करते हो। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप बात करते हो देश की बड़े लेवल पे कि देश की कमाई क्या है, देश में रोजगार कितना है। एग्रीगेशन क्या, इसका एग्रीगेशन कम है, यहाँ एक या दो जनों की बातें होती हैं, यहाँ पर तो बड़ा एग्रीगेशन है, पूरी इकोनॉमी इकट्ठी होकर आती है, यानी कि ज्यादा समअप होता है। अजम्पशन क्या मानते हैं इसमें हम, मैक्रो वेरिएबल्स, जो भी बड़े बड़े वेरिएबल्स हैं जैसे इनकम, एम्प्लॉयमेंट, उसको हम इग्नोर करते हैं, उसको हम मानते हैं कि वो चेंज नहीं हो रहा, देश की इनकम चेंज नहीं हो रही, देश का एम्प्लॉयमेंट चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर माइक्रो माइक्रो वेरिएबल्स को आप इग्नोर करते हो। वहां पे मैक्रो वेरिएबल्स को आप कांस्टेंट रखते थे, या माइक्रो वेरिएबल्स को आप कांस्टेंट रखते हो जो माइक्रो लेवल पे चेंज होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी कहा जाता था, क्योंकि वो प्राइस ऑफ गुड्स पे बात करती थी या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे बात करती थी। मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहा जाता है। इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी क्यों, क्योंकि पूरे देश का कितना कमाई है, कितना उत्पादन निकल रहा है, कितना रोजगार है, उस पे बात करते हैं। तो भैया क्या जरूरत है इनको अलग अलग पढ़ने की, इसको भी उसी के साथ पढ़ा देते ना। देखो, शुरुआत में जो इकोनॉमिस्ट थे वो ज्यादातर माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बात करते थे, उसी को पढ़ते थे, इंडिविजुअल बिहेवियर को समझते थे। हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है बहुत बड़ी बड़ी एक पूरे देश की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकती, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल लेवल पर होती है। एग्जाम्पल, इस देश में बेरोजगारी का क्या कारण है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं बताएगी। इन्फ्लेशन, महंगाई क्या चल रही है, इकोनॉमी में डिप्रेशन, मतलब जो चीजें
डिप्रेशन मतलब कुछ स्ट्रेस नहीं हो रहा, किसी को डिप्रेशन नहीं हो रहा, मतलब इकोनॉमी डाउन हो रही है एक तरीके से, समझ रहे हो इसको, इकोनॉमी का स्लो हो जाना, ग्रोथ रुक जाना, या गरीबी, गरीबी क्या है, उन सब चीजों पे बात की जाती है। इन सभी के लार्ज इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से इकोनॉमिस्ट को लगा कि यार मैक्रो इकोनॉमिक्स को अलग से पढ़ना पड़ेगा। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स से? मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें समझने में मदद करता है कि एक इकोनॉमिक सिस्टम कैसे चलता है। वहां हम ये समझते थे कि एक इंडिविजुअल डिमांड सप्लाई कैसे अफेक्ट होती है, यहाँ हम बात करते हैं कि पूरे देश का सिस्टम क्या चल रहा है। स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, पूरे देश की इनकम के ऊपर बात करते हैं। हम कैसे रोजगार मतलब महंगाई को कम कर सकते हैं, हम कैसे रोजगार बढ़ा सकते हैं, हम कैसे इकोनॉमी में ग्रोथ ला सकते हैं, इसके ऊपर बात की जाती है मैक्रो लेवल में, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है। क्या आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन समझ में आया? चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज जो इनकम है उसका सर्कल फ्लो करता है, ऐसे सर्कुलर फ्लो, जो जा रहा है वो आएगा, जा रहा है वो आ रहा है, ऐसे ऐसे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है कि इनकम का सर्कल में फ्लो करना। देखो इंसान की चाहतें अनलिमिटेड है और लगातार होती रहती है, इसका मतलब उसे हमेशा गुड्स और सर्विस की जरूरत पड़ती रहती है। और इस सेटिस्फाई वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक इकोनॉमी जो है ना वो लगातार सामान बनाती रहती है, क्योंकि देखो इंसान की चाहत है कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा डिमांड करता रहेगा, तो सामान भी हमेशा बनाना पड़ता रहेगा। तो प्रोडक्शन जब भी पॉसिबल है जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करोगे। मतलब अब प्रोडक्शन करनी है, क्यों प्रोडक्शन करनी है? क्योंकि कंज्यूमर को चाहिए, उसको खाना है भाई, उसको खाने के लिए उसको बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए भाई प्रोडक्शन करने के लिए कुछ चीजें होती हैं जो चाहिए होती हैं। तो क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं आपको? तो देखो जमीन चाहिए आपको, जमीन मतलब नेचुरल संसाधन जहाँ पे आप प्रोडक्शन करोगे। लेबर चाहिए, बनाने वाले बंदे, भाई जमीन है उसको बनाएगा कौन है। कैपिटल मतलब आपको आपकी पूंजी लगानी पड़ेगी। और दूसरा एंटरप्रेन्योर मतलब जो पर्सन ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज करता है ना। तो ये सभी चीजें आपको चाहिए। मतलब अभी तक हमने पढ़ा कि कंजम्पशन कभी खत्म नहीं होती है, इंसान हमेशा मांगता रहेगा, हमेशा उसे कुछ ना कुछ चाहिए, और उसके लिए प्रोडक्शन होगी तो ही मिल पाएगा। और प्रोडक्शन कैसे होगी? प्रोडक्शन होगी इन फैक्टरों की वजह से, यहाँ से उसे मिलेगा, ये सारी चीजें कंबाइंड होगी तब होगा। इसमें फर्म दुकानों का क्या रोल है? देखो फर्म जो होती है ना वो इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस, इन सबको इकट्ठा करती है और सामान बनाती है। इसीलिए ये जो फैक्टर है प्रोडक्शन के लिए ये कौन देता है? हाउस होल्ड सेक्टर। अब बड़े ध्यान से, सिंपल सी बात है, देखो माल चाहिए, क्यों चाहिए? मतलब प्रोडक्शन करनी है कंज्यूमरों के लिए, क्योंकि कंज्यूमर की चाहतें अनलिमिटेड है, इसके लिए आपको प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, माल बनाना पड़ेगा। आप बना रहे हो माल, प्रोडक्शन कर रहे हो, आपने कहा ठीक है प्रोडक्शन करोगे। प्रोडक्शन के लिए आपको कुछ फैक्टर्स हैं जो चाहिए प्रोडक्शन के लिए, उनको आप इकट्ठा करोगे तभी बना पाओगे। क्या चाहिए? लैंड, लेबर, कैपिटल, के से लिख रहा हूँ, एंटरप्राइजेस, ठीक है। ये लेने के लिए आपको जमीन चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको लेबर चाहिए, आपको कैपिटल चाहिए। आप इनको लेने के लिए पता है किसके पास जाओगे? आप फर्म हो, क्योंकि आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आप कौन हो? फर्म। और फर्म ये सब चीजों के लिए हाउस होल्ड पे जाती है। हाउस होल्ड मतलब आम लोग, कंज्यूमर एक तरीके से, उनके पास जाएगी, बोलेगी जमीन है किराए पे दे दो, लेबर आ जाओ हमारे यहाँ पर आके काम कर लो, कैपिटल पूंजी पैसा लगा दो, एंटरप्राइजेस भी तो यहीं से आएंगे। तो इसके लिए कहाँ जाना पड़ता है? हाउस होल्ड। गए हाउस होल्ड पे, रोल ऑफ फर्म्स है ना। तो हाउस होल्ड सेक्टर उन्हें देगा। तो यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है फैक्टर पेमेंट। फर्म जो है ना वो प्रोडक्शन के लिए फैक्टर मांगी, किससे? हाउस होल्ड से। लैंड मांगी, लैंड खुद की नहीं है, किराए पे लिया, लैंड के बदले क्या देगी? किसको? हाउस होल्ड को। और लेबर, लेबर क्या मिलेगा? दिहाड़ी। कैपिटल के बदले ब्याज। और एंटरप्रेन्योर जो होगा
जितना दिमाग लगा रहा है वहां वो क्या लेगा इससे, प्रॉफिट। तो फर्म को प्रोडक्शन करने के लिए ये पैसा देना पड़ेगा, ये पेमेंट को वो फैक्टर इनकम कहते हैं। एक के लिए फैक्टर पेमेंट है क्योंकि फैक्टर प्रोडक्शन माल बनाने के लिए लगाया, और दूसरे के लिए फैक्टर इनकम है। हाउस होल्ड क्या करता था, ये फैक्टर पेमेंट को अपने पास लेता था वो, इसलिए उसके लिए फैक्टर इनकम है। और फिर हाउस होल्ड जो भी उनसे पैसा कमाया उसको लेकर मार्केट में उन्हीं से सामान खरीदने जाएगा, और इसी को कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, अब पूरा प्रॉपर ध्यान समझना। क्या करना है, क्यों करना है, कंज्यूमर है मार्केट में, अनलिमिटेड अपनी वांट रख रहे हैं, उनकी चाहते पूरा करना है, उनकी चाहतों को पूरा करना चाहते हो आप, उनकी वांट्स को फुलफिल करना चाहते हो आप, इसीलिए आप गुड्स एंड सर्विस उन्हें प्रोवाइड करोगे। उसके लिए जो फर्म्स हैं, दुकान है, फर्म्स, उन्हें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन के लिए उन्हें कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए जिनसे वो प्रोडक्शन कर सके। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से होगी, लैंड, जमीन चाहिए उन्हें खेती करने के लिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्राइज चाहिए। ये चीजें कहाँ से मिलेंगी, हाउस होल्ड से। हाउस होल्ड के पास जाएंगे, ये हाउस होल्ड है जी, हाउस होल्ड उन्हें ये सारी चीजें देंगे, लैंड, लेबर। इसके बदले फर्म उन्हें क्या देगा, देखो ये इन्हें प्रोवाइड कर दिया लैंड, ये क्या दिया इन्हें, देखो इन्हें एक तरीके से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया, दिया कि नहीं दिया। इन्होंने इसके बदले इन्हें क्या दिया, फैक्टर पेमेंट। एक तरीके से इनको फैक्टर इनकम भी मिली। अब इन्होंने प्रोडक्शन करी, इसके लिए इन्होंने सामान लिया और इसके बदले पेमेंट करी। हाउस होल्ड ने सामान दिया, जमीन दी, लेबर दिया, उसके बदले हाउस होल्ड को क्या मिला, पैसा आया। इस पैसे को वापस जाएंगे क्या करने, गुड्स एंड सर्विस खरीदने, और उनको इसके बदले क्या मिलेगा, वो देंगे क्या इन्हें, वो इन्हें गुड्स देंगे और उसके बदले उनसे पैसा लेंगे, और वो पैसे से कल को फिर से लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस का खर्चा फिर से चुका सकेंगे, और ये पैसा सेम कंटिन्यूस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो फ्लो ऑफ इनकम, फर्म क्या हुआ, देखो इनकम कैसे गई, फर्म ने पे करा, दुकान ने हाउस होल्ड को, क्यों, क्योंकि फैक्टर सर्विस ली थी। फैक्टर सर्विस कौन कौन सी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। फिर हाउस होल्ड को जब पैसा मिला तो उन्होंने अपनी इनकम को गुड्स एंड सर्विस खरीदने में खर्च करा, और मनी वापस किसको पहुंच गया, और ये जो साइकिल है वापस लगातार होती रहेगी। तो इसी को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और इसका मतलब क्या है, लगातार फ्लो होते रहना पैसों का फर्म और हाउस होल्ड के बीच में एक इकोनॉमी में, वही कहलाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन से वो इनकम कमाएंगे, इनकम से फिर एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर से फिर से प्रोडक्शन होगी। मतलब प्रोडक्शन थी, प्रोडक्शन करने के लिए इनकम देनी पड़ी किसको, हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड ने उस इनकम को खर्च करा, एक्सपेंडिचर वापस से प्रोडक्शन के पास पहुंच गई, और फिर वो दोबारा इनकम पे खर्चा करेंगे, और ये प्रोसेस लगातार होता रहेगा। तो सर्कुलर फ्लो एक साइकिल है इनकम जनरेट करने की और खर्चा इनकम इधर उधर ट्रांसफर होने की। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कुछ फेजेस आते हैं, जैसे ये सर्कुलर फ्लो चल रहा है, जनरेशन फेजेस, डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस और डिस्पोजिशन फेजेस। क्या होता है भैया, ये देखो ये प्रोडक्शन फेज है, बुक में से लिया आया प्रोडक्शन, और ये एक्सपेंडिचर फेज है, मतलब यहाँ से इनकम जनरेट हुई है, और दूसरा इनकम फेज है ये वाला, इनकम फेज जहाँ पे इनकम बांटा, और तीसरा एक्सपेंडिचर फेज है। एक एक करके पढ़ते, कोई बड़ी चीज नहीं है। पहले वाला खर्च करा, लैंड, लेबर, कैपिटल, दूसरा उसके बदले उनको रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट दे दिया, और फिर उन्होंने वापस से उसको सामान खरीदने में। देखो जनरेशन फेजेस, जनरेशन ऑफ इनकम। इनकम कैसे जनरेट होती है, फर्म जो होती है इसमें माल और सर्विस बनाती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए, और जब वो प्रोडक्शन करती है तो इनकम जनरेट होती है इकोनॉमी के अंदर। जैसे एक फैक्ट्री जो है वो अपने कपड़ों को बना रही है,
लेबर और मशीन का इस्तेमाल करके। तो ये कौन सा फेज है? प्रोडक्शन फेज, जहां पर इनकम जनरेट होने की कोशिश हो रही है। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस। इस फेजेस में जो फर्म है ना वो इनकम देती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले। मतलब इस फेजेस में तो सामान बनाया, कल को बेचेगी तो वो अलग बात है, उससे पैसा आएगा, लेकिन यहां से जब यहाँ पैसा गया था तो कैसे गया था? रेंट, वेजिस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के नाम पे। तो ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस, जहां पे फैक्टर इनकम जाती थी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट जाता था। फिर तीसरा होता है डिस्पोजिशन फेज, जहां पर फर्म के पास फिर से पैसा आ गया था। तीसरा कैटेगरी, फर्म के पास पैसा आ गया तो फर्म क्या करती थी? सामान खरीदने के लिए पैसा खर्च करती थी। तो इसमें इसमें कंज्यूमर खर्च कर रहे हैं एक तरीके से, अपना पैसा गुड्स एंड सर्विस खरीदने के लिए खर्च कर रहे हैं। तो ये जो गुड्स एंड सर्विस है फर्म के द्वारा बनाई जाती है, इसलिए मनी वापस से उनके पास चला जाता है। फाइनल रिजल्ट होता क्या है? प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन वापस चलता रहता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कोई दिक्कत है मेरे भाई? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज स्टॉक एंड फ्लो। देखो कुछ देख के समझ पा रहे हो? दो कंसेप्ट है, स्टॉक एंड फ्लो। नल का है, बह रहा है और नीचे मग्गे में भर रहा है। जब बह रहा तो फ्लो है, और स्टॉक जम गया। सुबह टंकी चालू करी, मोटर चलाई, पानी भरा, जितना भी भरा, फॉर एग्जांपल सुबह जब टंकी भरी तो 500 लीटर की थी, 100 लीटर भरी हुई थी, ठीक है? इस टाइम पर जितनी भी भरी हुई है दिस इज कॉल्ड स्टॉक। क्या कहलाता है? फिर आपने मोटर चलाई, पानी आया, भर रहा है, धड़ 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 भर गया। अब हो गया 400। कितना भरा पूरे टाइम पे? कितना भरा पूरे टाइम पे? 100 तो था ही, अब 400 हो गया। कितना भरा पूरे टाइम पे? 300 भरा। दौरान पूरे इस टाइम के दौरान कितना भरा? 300 लीटर, क्योंकि 100 से अब 400 हो गया ना। तो जो उस दौरान भरा वो फ्लो था, और अब वापस से 400 हो गया, वापस से क्या आई है? खत्म। इतना ही तो है। देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखना इसमें। भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे इकोनॉमिक वेरिएबल नापे जाते हैं अलग अलग तरीके से, एक स्टॉक और एक वेरिएबल फ्लो। अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। स्टॉक क्या है? स्टॉक वेरिएबल मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना भरा पड़ा है, कितना माल है। इसका मतलब एक स्पेसिफिक मोमेंट पे, पूरे टाइम पीरियड दौरान कितना हुआ वो नहीं, इस पर्टिकुलर टाइम पे या एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना है। इमेजिन एक वाटर टैंक, अगर हम उसको आज के टाइम पे भरे हैं तो वो स्टॉक है। एग्जाम्पल, वाटर टैंक 1 जनवरी को 500 लीटर था, तो एक स्पेसिफिक मोमेंट है, तो ये स्टॉक वेरिएबल है। और एग्जाम्पल अगर हम स्टॉक की बात करें, कुछ एग्जाम्पल है स्टॉक वेरिएबल के, जैसे देश की वेल्थ। देश की वेल्थ आज के टाइम पे कितनी होगी? स्टॉक। मनी पूरा कितना सप्लाई हो रहा है आज के टाइम में, मनी सप्लाई कितना? स्टॉक। क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टाइम पे पता लगाया जा सकता है। कितना हमारे पास कैपिटल स्टॉक है, पॉइंट ऑफ टाइम पे पता लगाया जाएगा। कितने गोदाम में गुड्स भरे पड़े हैं, पॉइंट ऑफ टाइम पे पता लगेगा। अगर एक कंपनी के पास 1000 लैपटॉप स्टोर हैं उसके गोदाम में, तो वो क्या है? स्टॉक। इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टॉक वेरिएबल डू नॉट हैव टाइम डायमेंशन। स्टॉक का कोई टाइम डायमेंशन नहीं, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। वो नहीं बताता कि उस टाइम पे या उस टाइम से अब तक कितना हुआ, आज इस टाइम पे कितना है। फ्लो क्या है? फ्लो बताता है पीरियड ऑफ टाइम में कितना है। 1 साल पहले मीत के घर में 100 बच्चे थे, आज 1100 बच्चे हैं। कितने बढ़ गए? 1000 में 1000 बच्चे बढ़ गए, क्योंकि 100 से 1100 हो गए हैं, 110 नहीं हुए हैं। 100 से कितने हो गए? 1100। तो पूरे साल में कितने बच्चे बढ़े? 1000। लेकिन 1000 जो पूरे टाइम में बढ़े हैं वो पीरियड ऑफ टाइम है, वो फ्लो है। 100 थे पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक, 1100 पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक। लेकिन पूरे साल भर कितने बढ़े? आसमत बार बार कि पूरे साल भर कितने बढ़े हैं, वो पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में फ्लो है। इसीलिए ये हम पता लगाते हैं पूरे साल में कितना चेंज आया। एग्जाम्पल, 10 लीटर का पानी भरा 1 मिनट में, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ओ सॉरी पीरियड ऑफ टाइम है। जैसे नेशनल इनकम पर ईयर हर साल कितना है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम का बताता है। प्रोडक्शन पूरे साल कितनी थी, पूरे पीरियड ऑफ टाइम है। बर्थ रेट कितना है पूरे साल, पीरियड ऑफ टाइम है। इन्वेस्टमेंट पर ईयर पीरियड ऑफ टाइम है। कंपैरिजन करना है, एक बैंक अकाउंट को इमेजिन करो, स्टॉक आज के टाइम पे कितना अकाउंट में पैसा है और कितना पैसा पूरे साल के दौरान आया, वो मीनिंग एक पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक,
पीरियड ऑफ टाइम फ्लो, कोई टाइम डायमेंशन नहीं है स्टॉक की, लेकिन फ्लो का टाइम डायमेंशन है कि इस टाइम से इतना कितना बढ़ा कितना कम हुआ। नेचर क्या है, ये स्टैटिक कंसेप्ट है, ये डायनामिक कंसेप्ट है, चेंजेबल कंसेप्ट। बाकी और क्या क्या पढ़ेंगे मैं बात बता दूं। अच्छा मेरी बात ध्यान से, ये एक सर्कल वाला फ्लो है। इस सर्कुलर फ्लो के टाइप है, एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, अलग से समझते हैं। मतलब ये सर्कुलर फ्लो के टाइप्स हैं। इमेजिन करो एक छोटी सी इकोनॉमी है जहाँ पे दो ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं, सिर्फ हाउस होल्ड है वहां पे और फर्म है। हाउस होल्ड में कौन कौन आएंगे, हाउस होल्ड में घर पे रहने वाले लेबर, जिनके पास जमीन है, वो लोग जो पूंजी कैपिटल में पैसा मिला रहे हैं, या फिर जो एंटरप्रेन्योर है। और फर्म में कौन होगा, फर्म में जो सामान बना रहे हैं। तो समझते हैं कौन सा सर्कुलर फ्लो कैसे काम करता है। तो देखो, अगर मैं रियल फ्लो की बात करूं जिसे फिजिकल फ्लो कहते हैं, तो रियल फ्लो मतलब क्या गुड्स फ्लो हुआ, क्या सर्विस फ्लो हुआ, क्या फैक्टर सर्विस गई हाउस होल्ड और फर्म के बीच में, वो फिजिकल फ्लो है। मतलब हाउस होल्ड सबसे पहले फर्म को क्या देता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर सर्विस, लेबर देता है, लैंड देता है, कैपिटल देता है, एंटरप्रेन्योरशिप देता है। स्टेप टू, फर्म फिर माल बना के क्या देती है उन्हें, पैसा देती है। पैसे की नहीं बात हो रही, माल बना के उन्हें माल देगी। जैसे एक वर्कर वर्क कर रहा है कार फैक्ट्री में, तो वर्कर क्या करेगा, लेबर देगा, फैक्ट्री उसे क्या देगी, कार देगी, और दोनों कार खरीदेंगे। मतलब एक्चुअल में क्या फ्लो हो रहा है, पैसे की बात नहीं हो रही है। ठीक है ना, मतलब फर्म, हाउस होल्ड, फर्म इसको बना के क्या देगी, माल, ये इसको क्या देगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस। यहाँ पैसों की बात नहीं हो रही। लेकिन मनी फ्लो, मनी फ्लो में होगा कि जब फर्म 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 हाउस होल्ड को क्या देगा और हाउस होल्ड फर्म को क्या देगा, पैसा। तो फर्म हाउस होल्ड को क्या देगा, जो भी उसने लैंड ली थी, लेबर ली थी, कैपिटल ली थी, एंटरप्राइजेस लिया था, उसके बदले रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और हाउस होल्ड उसको क्या देगा वापस, पैसा, क्योंकि उसने उससे सामान खरीदा है। तो यहाँ मनी फ्लो की बात हो रही है। तो मनी फ्लो में हम अपोजिशन फ्लो रखते हैं। ठीक है ना, कैसे मनी फ्लो, जैसे कुछ फर्म जो है, कुछ फर्म पे करती है मनी फैक्टर सर्विस के लिए, दिहाड़ी देती है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट देती है, और हाउस होल्ड इस मनी का इस्तेमाल करके अपना गुड्स एंड सर्विस खरीदता है। जैसे एक वर्कर को सैलरी मिली कंपनी से, और उसने उसी सैलरी से वापस जो है कपड़े खरीद लिए, और फर्म को वापस पैसा मिल गया। ठीक है ना, यानी कि अब देखो ध्यान समझो, ये फर्म थी, ये हाउस होल्ड था। फर्म प्रोडक्शन करेगी, प्रोडक्शन के लिए उसे क्या चाहिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस, ये दिया। फर्म उसके बदले उसे क्या देगा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। जब इसके पास पैसा आएगा तो हाउस होल्ड क्या खरीदेगा, गुड्स एंड सर्विस के लिए क्या करेगा, पैसा देगा। हाउस होल्ड फर्म को पैसा देगा, और फर्म उसको क्या देगी, गुड्स एंड सर्विस देगी। अब ध्यान से सुनो, इसमें रियल फ्लो की बात करते हैं। तो रियल फ्लो, एक्चुअल में फ्लो क्या, सबसे पहले हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस। यानी कि हाउस होल्ड ने किसको दिया, फर्म को क्या दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस, एंटरप्रेन्योरशिप। फर्म ने उसके बदले पैसा नहीं, पैसे की नहीं बात कर रहे हैं, फर्म ने उसके बदले उसको सामान दिया। तो फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया, गुड्स एंड सर्विस। लेकिन दूसरे केस में पैसों की बात करें, तो फर्म जो है वो हाउस होल्ड को क्या देती है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये मनी का देना है। और दूसरा हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है, पेमेंट, गुड्स खरीदता है, बाय द गुड्स एंड सर्विस। तो ये वाले दोनों फ्लो रियल फ्लो है, और ये वाले मनी फ्लो है, क्योंकि इसमें पैसा जा रहा है, गुड्स खरीद रहे, पैसा जा रहा है, और इसमें इसमें एक्चुअल में सामान फ्लो हो रहा है। समझ में आ रहा है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है, दोनों के डिफरेंस है। ठीक है ना, डिफरेंस क्या कहता है भाई, रियल फ्लो में क्या हो रहा है, कह रहा है गुड्स एंड सर्विस का फ्लो हो रहा है। मनी फ्लो में फ्लो ऑफ मनी, हाउस होल्ड फर्म को देता है, फिर फर्म वापस हाउस होल्ड को देता है। हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और फर्म उसको क्या देता है, गुड्स, फर्म उसे गुड्स दे रहा है। यहाँ पे फर्म उसे नहीं, फर्म उसे मनी देता है, पैसा खरीदता है वो सामान, और फिर हाउस होल्ड वापस पैसा किसको देता है, फर्म को। क्यों, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट।
एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यहाँ एक्सचेंज ऑफ मनी। अब इकोनॉमी के सेक्टर की बात करें ना मेरे भाई, तो आप तो सिर्फ दो सेक्टर की बात कर रहे हो, हाउस होल्ड, बिजनेस, मतलब फर्म। हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देता है, बिजनेस उसके बदले गुड्स एंड सर्विस दे देता है। फिर बिजनेस हाउस होल्ड को पर्सनल इनकम देता है जैसे वेजेस ये सब, और हाउस होल्ड उनको क्या देता है, ये उल्टा फ्लो है। देखो एक फ्लो कैसे चल रहा है, देखो ध्यान से देखो, ये आपका हाउस होल्ड है और ये आपका क्या है, फर्म। हाउस होल्ड फर्म को क्या देगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और फर्म उसके बदले रियल फ्लो में क्या देगा, गुड्स एंड सर्विस। लेकिन फर्म हाउस होल्ड को क्या देता है, फर्म हाउस होल्ड को क्या देता है, या फिर इसको ऐसे चला ले, इसको ऐसे, हाँ इसको ऐसे चलाएंगे। हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है, चलो पहले हाउस होल्ड की बात करते हैं। हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है, गुड्स एंड सर्विस, पेमेंट करता है गुड्स एंड सर्विस की। और फर्म हाउस होल्ड को क्या देता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और वही पैसा लेके वो उससे गुड्स खरीदने के पैसे दे देते, ठीक है ना। इसी चीज को देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, हाउस होल्ड खर्चा कर रहा है और वो खर्चे से फिर वो कह रहा है ये लो भैया तुम्हें पैसा देना था ले लो। और यहाँ हाउस होल्ड बिजनेस को पैसा दे रहा है, हाउस होल्ड बिजनेस को क्या दे रहा है, सामान, और वो भी उन्हें सामान ही दे रहा है। तो ये जो फ्लो ऑफ इनकम है ना मेरे भाई, ये बहुत सारे होते हैं। ये देखो इस तरीके हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड ने देखो कैसे कैसे दिखाया है इसने, जैसे फर्म हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड ऐसा समझ सकते हो, हाउस होल्ड ने सबसे पहले संसाधन दिया, उस संसाधन के बदले उसने उसे सामान दिया, अपना आउटपुट दिया, और फिर जब इसे आउटपुट मिला तो इसने सामान खरीदा, और जो उसने सामान खरीद के उसे पैसा मिला तो उसने उसके बदले, समझ में आया। तो रियल इकोनॉमी में ध्यान रखना, रियल इकोनॉमी जो होती है ना जैसे हमारे देश की, ये तो हम बुक में पढ़ रहे हैं, रियल इकोनॉमी में सिर्फ दो नहीं होते, दो और होते हैं, सरकार भी होती है और फॉरेन सेक्टर भी होता है। लेकिन आप अभी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हो वहां पर आप दो ही पढ़ रहे हो। लेकिन ध्यान रखना रियल इकोनॉमी में चार फैक्टर्स होते हैं, मतलब आप ये दो पढ़ रहे हो, इनके बीच में यहाँ सरकार भी आ जाती है और फॉरेन सेक्टर भी आ जाता है। तो पहले बहुत पहले की किताबों में हुआ करता था, अब हट गया, मेरे टाइम से हट गया था। लेट अंडरस्टैंड ईच अदर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या था, सारे इंडिविजुअल, सारी फैमिली जो रह रही है, कौन कौन, वो सारे सप्लायर जो जमीन दे रहे हैं, लेबर दे रहे हैं, कैपिटल या एंटरप्रेन्योरशिप दे रहे हैं। उसके अलावा वो लोग जो ये सब ना भी दे रहे हो लेकिन गुड्स एंड गुड्स को जो भी है वो खरीद रहे हैं, जो भी फर्म बना रही है, ठीक है ना। एग्जाम्पल रवि, रवि एक फैक्ट्री में काम करता है, तो वो लेबर है एक तरीके से, और फैक्ट्री उसे दिहाड़ी देती है और उसके बाद वही दिहाड़ी से खर्च करके वो कपड़े, फोन वही उसी हाउस फर्म से खरीद रहा है। तो हाउस होल्ड सेक्टर का पार्ट है। दूसरी, दुकान वाले लोग, दुकान वाले लोग फैक्ट्री वाले कौन, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करते हैं, जैसे लेबर खरीद ली, लैंड खरीद लिया, कैपिटल इन्वेस्टर से खरीद लिया, ये सब लोग, ठीक है ना। और फिर इनसे वो सामान बनाते हैं, कार बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, खाना बनाते हैं, मोबाइल बनाते हैं, और उसके बदले फैक्ट्री जो पेमेंट है वो फर्म को देते हैं। जैसे जमीन ली थी तो किराया दे देते हैं, लेबर लिया था दिहाड़ी दे देते हैं, कैपिटल लिया था इंटरेस्ट दे देते हैं, एंटरप्रेन्योर मालिक था प्रॉफिट ले गया। फिर आ जाता है गवर्नमेंट सेक्टर, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए होती है, लोगों का भला करने के लिए होती है, रोड स्कूल हॉस्पिटल बनाती है और फर्म से या हाउस होल्ड से टैक्सेस भी लेती है, ठीक है ना। फॉरेन सेक्टर क्या करता है, बाहर का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आ जाता है इसके अंदर, कोई फॉरेन सेक्टर, फॉरेन कंपनीज भी अगर आ जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, आप सिंपल मॉडल दो सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे हो, जहाँ पे सिर्फ हाउस होल्ड है और फर्म है। तो दो सेक्टर जहाँ हाउस होल्ड और फर्म है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर नहीं है मेरे भाइयों, ठीक है। बेसिक अजम्पशन यहाँ पर क्या है कि ओनली टू सेक्टर है, हाउस होल्ड और फर्म, और हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस देता है आपको और फर्म उसके बदले गुड्स एंड सर्विस बनाती है। फैक्टर सर्विस कौन सी, लैंड, लेबर, एंटरप्राइजेस, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब। और हाउस होल्ड उसके बाद पैसा खर्च करता है कंजम्पशन में, और इसीलिए कोई सेविंग नहीं होती इकोनॉमी में, सारा पैसा खर्च हो जाता है, ठीक है ना। और कैसे ये काम करता है ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस देता है, लैंड, लेबर, एंटरप्राइजेस, ये सब, ये रियल फ्लो कहलाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बदले फर्म गुड्स एंड सर्विस बनाती है, जैसे कार बना ली, तो ये सब क्या बना, ये सब प्रोडक्शन हुई, प्रोडक्शन होने के बाद फर्म ने जब प्रोडक्शन करी तो फैक्टर पेमेंट कर देगा, यानी कि इन सब के लेबर के बदले क्या देगा मीत,
रेंट क्या देगा लेबर के बदले? लेबर के बदले रेंट देते हैं। लेबर के बदले क्या मिलता है? वेजेस। लैंड के बदले क्या मिलता है? रेंट। और कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये आपको फिर वो फैक्टर पेमेंट कर देता है। कब करेगा? जब वो माल बना लेगा। उसके बाद हाउस होल्ड के पास ये पैसा आ जाएगा और उससे वो गुड्स एंड सर्विस को खरीद ले, और ये साइकिल चलती रहेगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी एक आउटर लूप होता है, बाहर का लूप, और एक इनर लूप। अगर आप ये चित्र देखोगे इस पीडीएफ के अंदर, ये आउटर लूप है। आउटर लूप में रियल फ्लो चलता है और अंदर के लूप में मनी का फ्लो चलता है। कैसे? जैसे हाउस होल्ड फैक्टर पेमेंट मतलब फैक्टर सर्विस देगा, लैंड लेबर ये सब, और बिजनेस उसके बदले उसे गुड्स देगा। इनर फ्लो में बिजनेस उसे फैक्टर पेमेंट के बदले पैसा दे देगा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और वो भी उनसे सामान खरीद लेगा। तो ये इनर फ्लो है जहां पे मनी फ्लो चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इनर लूप में देखो क्या मनी का फ्लो हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी जो भी पैसा पे किया जाता है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए कुछ सेव नहीं कर रहे हैं, वापस एक दूसरे को दे रहे हैं पैसा। कंक्लूजन क्या है कि टोटल प्रोडक्शन जो भी हो रही है वही टोटल कंजम्पशन है, जो भी टोटल फैक्टर पेमेंट है वही फैक्टर इनकम है, और कंजम्पशन जितनी इनकम है वो सब है, सबके सब अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। ठीक है ना? बाकी क्लोज्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर कोई इकोनॉमिक रिलेशन ही नहीं है किसी देश के साथ, ऐसा देश जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता ही नहीं है। ठीक है ना? तो वो टू सेक्टर मॉडल क्लोज्ड इकोनॉमी है। यानी कि हम जो अभी टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं वो कौन सी इकोनॉमी है, क्लोज्ड या ओपन? क्योंकि दो सेक्टर है, वहाँ फॉरेन सेक्टर नहीं आता। ओपन इकोनॉमी आ जाएगी तो वहां पे इंटरनेशनल इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, ये सब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर खत्म हो चुका है।